नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, भारत 21वीं सदी में दुनिया के लिए आशा की किरण। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए लगातार बढ़ते सहयोग की सराहना की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP27 में राष्ट्रों से संसाधनों के बिना सोचे समझे उपभोग से विवेकपूर्ण उपयोग की ओर बढ़ने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय लोगों के लाभ के लिए पेसा अधिनियम की नियमावली का विमोचन किया। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना और भारतीय निशानेबाजों ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 4 और स्वर्ण पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है। प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत अभूतपूर्व गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय दवाओं और टीकों से पूरे विश्व को मिले लाभ का स्मरण किया। इंडोनेशिया के साथ भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश साझा विरासत और संस्कृति के माध्यम से जुड़े हैं। 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया में कई समानताएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारत इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को गर्व से याद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती भरे समय में भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि जब 2018 में इंडोनेशिया में महाभूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। इसलिए ही उस साल में जकार्ता आया था। मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फासला भले हो, लेकिन हकीकत तो ये है हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भेंट की। दोनों नेताओं ने क्वाड और I2U2 सहित सभी समूहों में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए बढ़ते घनिष्ठ सहयोग की भी सराहना की। दोनों नेता भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने पर भी सहमत हुए। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में ओडिशा के कटक की बाली यात्रा के लिए विशेष उल्लेख के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। भारत की संस्कृति और परंपराओं के विशेष दूतों में से एक के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख करते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उड़िया गौरव को सम्मानित किया और कटक की बाली यात्रा को वैश्विक मंच पर रखा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया है।
श्री यादव ने कहा कि भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, इथेनॉल मिश्रित ईंधन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में दूरगामी पहल की है। India updated its NDC in August 2022. We have embarked our far-reaching new initiatives in renewable energy, e-mobility, ethanol-blended fuels, and green hydrogen as an alternate energy sources. We also seek to foster strong international cooperation through action and solution-oriented coalitions like International Solar Alliance and Coalition of Disaster Resilience Infrastructure, both of which are launched and nurtured by India. श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष ग्लासगो शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन स्तर के भारत के लक्ष्य की घोषणा की थी। श्री यादव ने सभी देशों से संसाधनों के बिना सोचे समझे उपभोग से विवेकपूर्ण उपयोग की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने वैश्विक समुदाय को व्यक्तिगत, पारिवारिक और समुदाय आधारित कार्यों के लिए मिशन लाइफ का हिस्सा बनने को आमंत्रित किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने इस्पात क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हमारा देश जहां पहले इस्पात का बड़ा आयातक था, वहीं अब निर्यातक देश बन गया है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में राज्य सरकारों के इस्पात सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि वैश्विक स्तर पर भारत इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में सामने आया है। India has traversed a long journey over the last 8 years in the sector of steel. From a country that used to be a net importer of steel, we have now graduated to becoming a net exporter of steel. From the 4th largest producer of steel 8 years ago, on a global scale, we are today the 2nd largest producer of steel. But we are also the 2nd largest consumer of steel. उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बहुत गंभीर मुद्दा है। न्यायालय ने केंद्र को इसे रोकने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में 1 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि अगर जबरन धर्मांतरण नहीं रोका गया तो बहुत कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। न्यायालय ने कहा है कि धर्म परिवर्तन से नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ साथ देश की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। न्यायालय ने यह व्यवस्था अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य आज पूरा कर लिया गया। प्रत्याशी बृहस्पतिवार तक नाम वापस ले सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में राज्य की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में पहले चरण के मतदान की तिथि करीब आते ही स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय होने लगे हैं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी जल्दी ही राज्य में कई रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह कल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नामांकन के मौके पर मौजूद रहेंगे। श्री पटेल घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट भाजपा के लिए अजेय मानी जाती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 22 नवम्बर को गुजरात आने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पहले ही पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सांसद रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों और राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ विधानसभा की 1-1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी गीत भाजपा का मतलब सेवा है जारी किया। ये गीत भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य सदस्यों ने भी गीत में योगदान किया है। ये गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों की सेवा करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए देश अमृतकाल के पंच प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर श्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के पेसा अधिनियम की नियमावली का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आशा व्यक्त की कि इन नियमों से जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तीकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के इन प्रयासों के लिए राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जनजातीय गौरव देश का गौरव है और लोगों को इसे समझने के लिए एकजुट होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जनजातियों के बिना धर्म, संस्कृति या समाज की अवधारणा और कल्पना अधूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में फिनलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री पेट्री हुकोनेन के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कोविड के बाद के चुनौतीपूर्ण दौर में शिक्षा के सामयिक मुद्दों पर चर्चा की। मिजोरम के हंथियाल जिले में एक पत्थर खदान के मलबे में फंसे लापता श्रमिकों की तलाश के लिए अभियान जारी है। कल भारी भूस्खलन में गिरी पत्थर की खदान के मलबे में लापता 12 श्रमिकों में से 8 के शव आज शाम तक बरामद किए जा चुके थे। आयकर विभाग ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य आयकर विभाग की समय समय पर दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विभाग के विभिन्न पहलों को सामने लाना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 249 अंक बढ़कर 61,873 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 74 अंक ऊपर 18,403 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 81 रुपये 10 पैसे दर्ज हुई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $92.70 प्रति बैरल पर था। दक्षिण कोरिया में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में आज भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के शिव नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के विजयवीर सिद्धू ने कांस्य पदक हासिल किया। जूनियर वर्ग में सागर डांगी ने स्वर्ण पदक जीता। उज्बेकिस्तान के मोहम्मद कामलोव तीसरे स्थान पर रहे। पुरुषों तथा महिलाओं की यूथ टीम ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को कप्तान बनाया गया है। अमित रोहिदास उपकप्तान होंगे। पीआर श्रीजेश के अलावा कृष्ण बहादुर पाठक गोलकीपर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग सहित 10 प्रमुख खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया है। इस सर्वोच्च संस्था के सदस्य के रूप में 5 पुरुष और 5 महिला खिलाड़ियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, भारत 21वीं सदी में दुनिया के लिए आशा की किरण। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए लगातार बढ़ते सहयोग की सराहना की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP27 में राष्ट्रों से संसाधनों के बिना सोचे समझे उपभोग से विवेकपूर्ण उपयोग की ओर बढ़ने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय लोगों के लाभ के लिए पेसा अधिनियम की नियमावली का विमोचन किया। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।